बात कर रहे हैं हम किस पर? न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। देखिए आपने नाभिक समझ लिया, नाभिक क्या होता है, नाभिक के अंदर के कण समझ लिए, ठीक है। नाभिक के बारे में हमने पूरी बात कर ली, परमाणु के बारे में काफ़ी कुछ हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो बात कर ली। अब समझो, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। न्यूक्लियर फोर्स जो है, ये मैं पहले भी शायद आपसे थोड़ा बहुत तो डिस्कशन बीच बीच में किया होगा, अब हम विधिवत रूप से करते हैं कि अब थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको। ये नाभिक है, ये किसी परमाणु का भाग है, किसी परमाणु का भाग है ये नाभिक। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ये डायमेंशन नहीं भूलनी है आपको। नाभिक का साइज लगभग कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर। और परमाणु जो जिस रेंज में होते हैं वो होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब जो नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी तीन स्थितियां बनती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तीन स्थितियां नाभिक के अंदर बनती हैं। हो सकता है प्रोटॉन के पास वाला कण क्या हो? प्रोटॉन हो सकता है प्रोटॉन के पास वाला कण क्या हो? और न्यूट्रॉन के पास वाला कण क्या हो? न्यूट्रॉन हो, ठीक है। ये स्थिति बन सकती है। और जब इसका साइज, वो इसका आकार 10⁻12 मीटर है, तो एक बार इनके बीच की डिस्टेंस पर भी विचार कर लो। जब नाभिक का आकार 10⁻12 मीटर की रेंज में है, तो इसका मतलब इनके बीच की डिस्टेंस और भी कम होगी, और वो डिस्टेंस होती है 10⁻15 मीटर की परास में। कितनी होती है? 10⁻15 मीटर की परास में। और एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी, एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं अंतरा या अंतराण्विक बल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। वैसे तो ये अणुओं के आधार पर परिभाषित किया गया है, लेकिन वास्तव में अणु क्या है? एक प्रकार का कण है। तो कण जो भी हो, कोई भी हो, उन कणों के मध्य दूरी के कारण जो बल पैदा होता है, कम दूरी के कारण जो आकर्षण बल पैदा होता है, वो क्या कहलाता है? अंतराण्विक बल। दो कण हैं, उनके बीच की दूरी क्या है? कम है, तो उनके बीच में क्या होता है? एक आकर्षण बल पैदा हो जाता है, ठीक है। अंतराण्विक बल क्या होते हैं? आकर्षण बल होते हैं, आकर्षण बल। और ये आकर्षण बल किसके कारण पैदा होते हैं? कम दूरी के कारण। और ये कहाँ से पैदा होते हैं, कितनी दूरी पर इनकी मेंशन किया जाता है? 10⁻12 मीटर। अगर इतनी दूरी है, इतनी दूरी है या इससे कम है, तो ये बल क्या होंगे? लगेंगे। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी, इन फोर्स का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। दूरी कम होती जाएगी, ये बल मजबूत होते चले जाएंगे। समझिए? तो कोई दो कण जो पास पास हैं, तो उनके मध्य कम दूरी के कारण जो आकर्षण बल पैदा होता है वो अंतराण्विक बल कहलाता है। और दूरी जितनी कम होती जाती है उतना ही बल का मान बढ़ता चला जाता है, ठीक है। सेम चीज इन पे अप्लाई कर दो, ये भी तो कण है। तो ये जो कण हैं, इनके बीच की दूरी तो बहुत ज़्यादा कम है, जो हम कह रहे हैं 10⁻12 मीटर, उससे भी 1000 गुना कम है। तो इसका मतलब इनके मध्य एक आकर्षण बल पैदा होगा। क्या पैदा होगा? आकर्षण बल पैदा होगा। और ये आकर्षण बल न्यूक्लियॉन्स के बीच में है, नाभिक के कणों के मध्य है, इसलिए इस बल को क्या कहेंगे? हम नाभिकीय बल कहेंगे। क्या कहेंगे? नाभिकीय बल। और ये नाभिकीय बल कितना मजबूत होता है, इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि जो ग्रेविटी फोर्स होता है
उसकी तुलना में ये 10 की घात 39 गुना क्या होता है, मजबूत होता है नाभिकीय बल। ठीक है, तो ये अब आप यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? हाँ जी, अब लिखना स्टार्ट करें। बना लिया तो लिखिए। किसी तत्व, लिखिए, किसी तत्व के परमाणु, किसी तत्व के परमाणु, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, उपस्थित न्यूक्लियॉन्स, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स अर्थात प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य की दूरी, के मध्य की दूरी 10 की घात -15 मीटर, 10 की घात -15 मीटर की परास में होती है, 10 की घात -15 मीटर की परास में होती है। परास यानी रेंज, परास में होती है। अतः, अतः ये कण, अतः ये कण अत्यधिक मजबूत आकर्षण बल, अतः ये कण अत्यधिक मजबूत आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, से जुड़े रहते हैं, जिसे नाभिकीय बल कहा जाता है, जिसे नाभिकीय बल कहा जाता है। नाभिकीय बल कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करें, नेक्स्ट लाइन से लिखें। यह दुनिया का सर्वाधिक मजबूत बल माना गया है, यह दुनिया का सर्वाधिक मजबूत बल माना गया है, दुनिया का सर्वाधिक मजबूत बल माना गया है। जो कि, जो कि अत्यधिक ऊर्जा, जो कि अत्यधिक ऊर्जा से बंधित होता है, अत्यधिक ऊर्जा से बंधित, बंधित यानी बंधा हुआ, जो कि अत्यधिक ऊर्जा से बंधित होता है। यही कारण है, यही कारण है कि नाभिक के विघटन, नाभिक के विघटन, विघटन यानी टूटना, नाभिक के विघटन से, नाभिक के विघटन से असीमित ऊर्जा, असीमित ऊर्जा, असीमित ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है। समझिए बात भाई, कोई फोर्स लग रहा है तो उसको, फोर्स को लगाने के लिए एनर्जी खर्च की गई होगी और वो एनर्जी इसके अंदर पाई जाती है, तो उसको तोड़ोगे तो वो ऊर्जा मुक्त होगी, तो वो ऊर्जा निकलती है, उसी को कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, आगे लिखेंगे परिभाषा नाभिकीय ऊर्जा, आगे बात करेंगे। अभी हमने किसको समझा? नाभिकीय बल को। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नाभिक का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ
न्यूक्लियस। नाभिक का स्थायित्व, नाभिक का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो भाई, आपने कहा कि नाभिक के अंदर, ये नाभिक है, ये परमाणु है। आपने कहा सर नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं और उनकी स्थिति ये है कि प्रोटॉन के पास क्या हो सकता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के पास क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन। ठीक है। फिर हमने कहा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में है, और इसलिए इन कणों के बीच मजबूत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, मजबूत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। यहां तक की बात हम कर चुके हैं। ठीक है साहब, लेकिन ये परमाणु की संरचना का एक पहलू है, नाभिक की संरचना का एक पहलू है। दूसरा पहलू जिस पर अभी आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। आप कहोगे सर इतना मजबूत बल है तो इसके स्थायित्व में क्या दिक्कत है, ये तो टूटेगा ही नहीं, इसको तोड़ने के लिए तो बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, स्थायित्व इसका होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर और भी जो चीजें हैं जिनसे आपको पता लगेगा कि समस्या तो है। क्या समस्या है, समझो। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन पर धनावेश, इधर कोई आवेश नहीं है, यहां तक तो समस्या नहीं है। लेकिन यहां समस्या पैदा हो जाती है। यहां समस्या कैसे पैदा हो गई, दो कण और वो भी समान आवेश वाले, एक म्यान में दो तलवार, कभी नहीं हो सकती। सेम स्थिति है, दो कण हैं और उनका आवेश क्या है, समान है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। क्या लगेगा, आपने पढ़ा होगा ये तो भाई, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। कूलाम मास से जो है, इन्होंने नियम दिया था कि अगर कोई समान आवेश है तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा या नहीं लगेगा, प्लस क्यू प्लस क्यू। मान लो प्लस Q1 प्लस Q2, तो इनके बीच में पता है फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू, ये कांस्टेंट आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये R इनके बीच की डिस्टेंस है, और ये कहती है कि R जितनी कम होगी उतना ही फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। R जितना कम होगा उतनी फोर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। समझ रहे, समान प्रकृति है। यहां पर क्या है, मान लो प्लस Q1 और इधर माइनस Q2, तो यहां पर जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, आकर्षण। फॉर्मूला इसका भी वही रहेगा सेम, और सेम सिचुएशन बनेगी। दूरी कम होगी तो यहां भी बल बढ़ेगा, लेकिन कौन सा, आकर्षण बल। वहां पर कौन सा बढ़ेगा, प्रतिकर्षण बल। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आवेश आसपास होते हैं तो उनके अंदर भी आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगते हैं,
और ये बल भी किस पे डिपेंड करते हैं? दूरी पे। समान आवेशों में प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश में आकर्षण। दूरी कम होती जाएगी तो बल का मान बढ़ता जाएगा, चाहे भले प्रतिकर्षण हो चाहे आकर्षण हो। अब यहां पर हम खुश हो रहे थे कि इतनी कम दूरी है कि उसकी वजह से मजबूत आकर्षण बल पैदा हो गया है, लेकिन इतनी कम दूरी की वजह से ही इन कणों के मध्य क्या पैदा होगा? प्रतिकर्षण बल। और वो भी क्या होगा? बहुत खतरनाक वाला, क्योंकि उसके लिए भी दूरी वही है ना भाई। इधर दूरी के कारण आकर्षण बल पैदा हुआ, लेकिन समान आवेश है, उसकी वजह से क्या हो गया? प्रतिकर्षण बल। समझ गए? तो यहां पर समान प्रकृति के आवेश, इनके बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और प्रतिकर्षण बल, चूंकि यहां पर दूरी जो है वो कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर। तो ये प्रतिकर्षण बल क्या होगा? अत्यधिक मजबूत होगा। अत्यधिक क्या होगा? मजबूत। और ये कोशिश करेगा नाभिक के विघटन की। नाभिक के विघटन को, नाभिक को तोड़ना चाहेगा ये, क्योंकि प्रोटॉन एक दूसरे को फेंक रहे हैं, और प्रोटॉन किसके अंदर है? नाभिक के अंदर। तो नाभिक को तोड़ने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। इसीलिए इस प्रतिकर्षण बल को कहते हैं हम विरूपणकारी बल। क्या कहते हैं? विरूपणकारी बल, डिफॉर्मेशन फोर्स। डिफॉर्मेशन फोर्स, आगे बात समझ में? इसे विरूपणकारी बल कह रहे हैं। अब इन दोनों बलों की नाभिक के अंदर चल रही है लड़ाई। एक जोड़ना चाह रहा है, एक तोड़ना चाह रहा है। जो जीत गया उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाएगा। अगर आकर्षण बल मजबूत हुआ तो नाभिक बना रहेगा, और आकर्षण बल अगर मजबूत नहीं रहा, विरूपणकारी बल मजबूत हो गया, तो फिर क्या होगा? नाभिक का टूटना तय है, और नाभिक कैसा हो जाएगा? अस्थायी। क्या हो जाए? कैसा हो जाएगा? अस्थायी। आगे बात समझ में? तो यहां से नाभिक का स्थायित्व परिभाषित होता है कि नाभिक, कौन से नाभिक तो स्थायी हैं और कौन से नाभिक अस्थायी हैं। समझिए? अब आगे की कहानी ये निकलती है कि जो स्थायी नाभिक हैं उनके क्या लक्षण हैं, और अस्थायी नाभिक हैं उनके क्या लक्षण हैं। और फिर एक कहानी ये जन्म लेती है कि हम जो पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उसमें स्थायी काम आएंगे या अस्थायी काम आएंगे। समझ रहे हो? तो यहां पर कहानी को और समझते हैं, फिर डायग्राम बनाना, फिर लिखेंगे। पहले चीजों को समझ लो। अब आपने इसको समझिए। एक बार फिर से, ये आपका नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के अंदर न्यूट्रॉन, इस पे पॉजिटिव। ठीक है भाई? अब मान लीजिए, मान के चलें, कोई डंका सा कलर निकल के आ जा। मान लीजिए कि आकर्षण बल जो है, आकर्षण बल किसके बीच में? न्यूक्लियॉन्स के मध्य।
जो आकर्षण बल लग रहा है वो ज्यादा है किससे? विरूपणकारी बल से। विरूपणकारी बल, या फिर मैं इसको क्या कहूंगा, प्रतिकर्षण बल। मान लो इससे ज्यादा है, और ये किसके बीच लगता है? प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य। तो ऐसा जो परमाणु होगा, ये परमाणु, आप परमाणु की जगह नाभिक भी लिख सकते हैं। ये नाभिक क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ये नाभिक स्थायी होते हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा देख लो। उल्टा, मान लो नाभिक स्थायी नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि विरूपणकारी जो बल है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी प्रतिकर्षण बल ये ज्यादा हो जाएगा। किससे? आकर्षण बल से। ठीक है जी। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब नाभिक का क्या होने लग जाएगा? विघटन प्रारंभ होगा। नाभिक का विघटन प्रारंभ हो जाएगा। नाभिक का विघटन प्रारंभ हो गया, मतलब नाभिक का जो द्रव्यमान है उसमें क्या होने लगेगी? क्षति होने लगेगी। इसे कहते हैं मास डिफेक्ट। क्या कहते हैं बेटाओ? मास डिफेक्ट। द्रव्यमान में क्षति होने लगेगी। धीरे धीरे नाभिक पल पल क्या होगा? टूटेगा। नाभिक जो है पल पल टूटता जाएगा, टूटता जाएगा। आइंस्टीन कहता है कि कोई भी चीज जाया नहीं जाएगी। द्रव्यमान में कहीं भी अगर क्षति होती है, इसीलिए आइंस्टीन ने यह सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत क्या कहता है कि द्रव्यमान में अगर क्षति हो रही है, मान लो m जो है द्रव्यमान है, मान लो डेल m, डेल्टा m, ये किसी टुकड़े को बता रहे हैं, द्रव्यमान का टुकड़ा इतना टूट गया, ठीक है, तो वो द्रव्यमान में जो क्षति है वो किस में बदलेगी? ऊर्जा में। किस में बदलेगी? ऊर्जा में। क्योंकि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा सापेक्षिकता का सिद्धांत लगता है। तो कुल मिलाकर द्रव्यमान क्षति हुई, और E = mc² के अकॉर्डिंग ये जो द्रव्यमान क्षति है वो किसके रूप में बाहर आएगी? ऊर्जा के रूप में। और कौन सी ऊर्जा निकलेगी भाई इससे? नाभिक से। कलर गलत ले लिया। अल्फा, बीटा, गामा। ऐसे जो नाभिक होते हैं इनको कहते हैं, जिनका विघटन शुरू हो जाता है, जिनकी द्रव्यमान क्षति होती है, इनको कहते हैं अस्थायी नाभिक। और इनकी जो द्रव्यमान क्षति है वो किसके रूप में बाहर आती है? ऊर्जा के रूप में। कौन सी तरंगें बाहर निकालती है? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा ऊर्जा ये लगातार क्या करते हैं? निकालते रहते हैं। कब तक निकालेंगे? जब तक इनको स्थायित्व नहीं मिल जाए। ये है इसका सारा कंसेप्ट। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया? तो नाभिक के अंदर दो बल कार्य कर रहे हैं। दो बल। एक तो बल कौन सा है? विरूपणकारी बल है, डिफॉर्मेटिव फोर्स है। एक कौन सा है? फॉर्मेटिव है, जिसको हम आकर्षण बल कह रहे हैं। जो बल ज्यादा होगा उसका प्रभाव दिखेगा। आकर्षण बल अगर ज्यादा रहे तब तक नाभिक स्थायी रहेगा, और अगर प्रतिकर्षण बल या विरूपणकारी बल जिसको हम कह रहे हैं वो ज्यादा हुआ तो फिर नाभिक टूटना शुरू हो जाएगा।
टूटने का मतलब उसके द्रव्यमान में कमी आएगी, द्रव्यमान में कमी का मतलब वो किस में बदलेगी, ऊर्जा में। ऐसे नाभिक क्या कहलाएंगे, अस्थायी नाभिक। ये ऊर्जा किसके रूप में निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा के रूप में। और इन्हीं पदार्थों को कहते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। क्या कहते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ। यानी ऐसे पदार्थ जिनके नाभिकों का विघटन होता है और द्रव्यमान क्षति जो होती है वो ऊर्जा के रूप में बाहर आती है, उनको क्या कहते हैं हम, रेडियो सक्रिय पदार्थ। और ये पदार्थ का जो गुण है वो क्या कहलाता है, रेडियो सक्रियता। क्या कहलाता है, रेडियो सक्रियता। अब एक और क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि सर ये कैसे पता लगे कि कौन सा पदार्थ रेडियो सक्रिय है और कौन सा रेडियो सक्रिय नहीं है। क्या हम देख के बता सकते हैं कि कोई पदार्थ रेडियो सक्रिय होता है, कौन सा पदार्थ रेडियो सक्रिय होगा, कौन सा नहीं होगा? क्या हम ये पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। पर कब पता लगा सकते हैं? जब आप मेरे चले रास्ते पर चलोगे मेरे मार्ग का अनुसरण करोगे। कौन सा मार्ग है बताते हैं आपको। पहले पहले सब कुछ समझना है। सुनो, कैसे पता लगाएं कि कोई पदार्थ रेडियो एक्टिव है या नहीं है। रेडियो एक्टिव तो छोड़ो, अभी तो यही समझ लो कि कोई पदार्थ अस्थायी होगा या नहीं होगा। अस्थायी नाभिक, रेडियो सक्रियता तो चलो हम बाद में परिभाषित कर देंगे। अस्थायी नाभिक है या नहीं है, ये कैसे पता लगाओगे? तो इसका एक सिद्धांत है और उस सिद्धांत को कहते हैं N/P का सिद्धांत। क्या कहते हैं, N/P का सिद्धांत। N/P की थ्योरी लगाओ। N क्या है, न्यूट्रॉन, P क्या है, प्रोटॉन। अगर N/P का मान 1 से ज्यादा आ जाए तो वो नाभिक अस्थायी होगा। क्या होगा, अस्थायी। N/P की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए तो वो नाभिक क्या होंगे, अस्थायी होंगे। अब साहब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको, देखो। जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं। किसकी बात करें, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन के परमाणु एक तरह के नहीं होते, 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3। कौन कौन से? एक होता है जिसको H से दिखाते हैं, प्रोटियम। ये तो क्या कहलाता है, प्रोटियम। ध्यान से सुनना। एक होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। एक होता है ट्राइटियम। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1H1। इसका होता है 1H2। इसका होता है 1H3। यानी 3 तरह के नाभिक हैं। किसके, हाइड्रोजन के। प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, देखो इसकी तुलना करो। मैंने सारी चीजें ऑलरेडी बता दी हैं आपको, ZXA से। किससे तुलना करो, ZXA से। इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु भार, इसका परमाणु भार, इसका परमाणु भार। आगे बात समझ में। परमाणु कैसा होता है, उदासीन। उदासीन से पहले तो ये देख लो, परमाणु क्रमांक कितना है, 1। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, Z बराबर P। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के। इसका मतलब इन सब में प्रोटॉन की संख्या 1। इसमें भी प्रोटॉन कितने, इसमें प्रोटॉन कितने। क्यों आए ये, सबको क्लियर है? क्योंकि सबका परमाणु क्रमांक 1 1 है और प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। फिर दूसरी बात, परमाणु होता है उदासीन। उदासीन का मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इन सब में इलेक्ट्रॉन भी एक एक होगा। समझिए, परमाणु भार बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, यही होता है। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करो। A बराबर P प्लस एन, P की जगह क्या रख दो, Z, यहां से रख सकते हैं, क्या आ गया N, N बराबर क्या आ गया A माइनस Z। यानी परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दें तो न्यूट्रॉन की संख्या भी निकल कर आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी, है नहीं आया समझ में, आ गया ना। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लो। ये परमाणु भार है, ये परमाणु क्रमांक है, फॉर्मूले की याद की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रख लो इसमें से ये घटाना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, आगे बात समझ में, तो सारे आगे। आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जिसमें न्यूट्रॉन जीरो होते हैं, हाइड्रोजन। कौन सा है, हाइड्रोजन। आ गया ना। अब हम क्या करें, तीनों के लिए एन अपॉन पी निकालें। ये तो किसके लिए, एन अपॉन पी की वैल्यू निकाल लो। पहले वाले के लिए एन वैल्यू बोलो, एन की वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी आएगी। दूसरे वाले के लिए एन अपॉन पी बोलो, 1/, कितनी आ गई, रेडियो सक्रिय है क्या, स्थायी नाभिक है या अस्थाई, स्थायी। एन अपॉन पी की वैल्यू 2/, कितना 2। मैंने तो कहा था 1 से ज्यादा होना चाहिए, ये तो 2 आ गया। तो ये कैसा होगा, अस्थाई। और ये अस्थाई नहीं होता, ये बहुत ज्यादा अस्थाई होता है। 1 से थोड़ा बहुत भी ज्यादा आ जाए, 1.1, 1.2, तो वो ही रेडियो सक्रियता बहुत ज्यादा दिखाते हैं, उनसे ही अल्फा बीटा गामा बहुत निकलते हैं। और जिसका 2 आ रहा है वो तो ये मान के चलो बस रेडिएशन से निकाल रहा है। इसीलिए यही कारण है कि इसी से हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है। किससे, जो कि परमाणु बम से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। हाइड्रोजन बम जो है परमाणु बम की तुलना में 100 गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा कहां से आई, इस विघटन से। समझे बात। तो कौन से नाभिक स्थायी होंगे, कौन से अस्थायी होंगे, आप आसानी से निकाल सकते हो। एक एग्जाम्पल पे और बात करेंगे फिर लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको। 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238। ये यूरेनियम के क्या होते हैं, समस्थानिक। ठीक है, बताओ जल्दी से, Z बराबर, Z बराबर ठीक है बेटा, A बराबर, A बराबर प्रोटॉन की संख्या, अरे जितना Z है उतने ही क्या होंगे, तो दोनों में ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, घटाओ 235 में से 292, 143, कितने बचेंगे, 143। और इधर 146। समझिए बात। N अपॉन P ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा भाई। N अपॉन P 143/92, कितना आ रहा है कोई मतलब नहीं है, 1 से ज्यादा है। इधर देख लो 146/92 है कि नहीं है,
दोनों ही क्या होंगे, दोनों का यूज होता है, समझिए। तो इससे क्या निकाल लो, नाभिक का स्थायित्व, क्या निकाल लोगे, नाभिक का स्थायित्व, समझिए। अब आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, जो मैं कहूं पहले वो बनाएंगे। और यहां तक बना लिया था, हाँ तो इसको बनाओ पहले, हाँ जी, लिखना शुरू कीजिए। अब आप बनाते रहना, 7-7 दिन का नहीं हुआ है। लिखिए, किसी नाभिक का स्थायित्व, लिखिए किसी नाभिक का स्थायित्व, किसी नाभिक का स्थायित्व नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित, किसी नाभिक का स्थायित्व नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन, किसी नाभिक का स्थायित्व नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। नाभिकीय कणों के मध्य, नाभिकीय कणों के मध्य अत्यधिक कम दूरी के कारण, अत्यधिक कम दूरी के कारण एक आकर्षण बल, एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है, तो दूसरी ओर समान आवेश वाले दो प्रोटॉनों के मध्य, तो दूसरी ओर समान आवेश वाले प्रोटॉनों के मध्य अत्यधिक कम दूरी के कारण अत्यधिक कम दूरी के कारण मजबूत प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, मजबूत प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, जो कि एक विरूपणकारी बल है, जो कि एक विरूपणकारी, डिफॉर्मेशन फोर्स, विरूपणकारी बल है। यह नाभिक का विघटन, यह नाभिक का विघटन प्रारंभ कर देता है, कर सकता है, नाभिक का विघटन प्रारंभ कर सकता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, यदि यदि किसी परमाणु के नाभिक, यदि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित नाभिकीय कणों, उपस्थित नाभिकीय कणों के मध्य आकर्षण बल, आकर्षण बल, आकर्षण बल
समान आवेश वाले दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले, समान आवेश वाले दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले विरूपणकारी बल से अधिक है तो ऐसे नाभिक स्थायी होते हैं। तो ऐसे नाभिक स्थायी होते हैं। ऐसे नाभिक स्थायी होते हैं। पैराग्राफ चेंज करना, लिखना, और यदि विरूपणकारी बल आकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली है, आकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली है, तो ये नाभिक अस्थायी होते हैं। यदि विरूपणकारी बल आकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली है तो ये नाभिक अस्थायी होते हैं और इनका विघटन होता रहता है, यहाँ अभी हम रेडियो सक्रियता जैसे किसी शब्द का क्या नहीं कर रहे, उल्लेख नहीं कर रहे, हम केवल स्थायित्व और अस्थायित्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, नीचे लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। परमाणु के नाभिकों का स्थायित्व न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के अनुपात से भी, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के अनुपात से भी निकाला जा सकता है। यदि किसी परमाणु के नाभिक में N अपॉन P का मान एक से अधिक होता है, तो ऐसे परमाणुओं के नाभिक अस्थायी होते हैं। तो ऐसे परमाणुओं के नाभिक अस्थायी होते हैं और इन नाभिकों का लगातार विघटन चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो, समस्थानिकों
का स्थायित्व, समस्थानिकों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप्स, समस्थानिकों का स्थायित्व। देखिए सबसे पहले तो समस्थानिक को समझ लीजिए। समस्थानिक जो शब्द है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। 2-3 चीजें होती हैं, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे करके 2-3-4 परिभाषा होती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है समस्थानिक। और आपके सिलेबस में समस्थानिक भी है, और इधर नाभ के विखंडन, नाभ के सक्रिय, नाभ के संलयन और रेडियो सक्रियता वगैरह सब कुछ है सिलेबस में। क्योंकि परमाणु वाला चैप्टर अलग से दे रखा है सिलेबस में, तो जो भी हमने पढ़ाया है ना वो सब रिलेवेंट है। एक शब्द भी इसमें क्या नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके इस कोर्स में हैं। समस्थानिकों पर लगातार, एक बार फिर मैं ये कहूंगा कि ये एग्जामिनर का सबसे क्या है, प्रिय टॉपिक है। इसमें से इतने बार क्वेश्चन पूछा है, प्री में, मेंस में, लगभग पूछता ही रहता है कुछ ना कुछ। समस्थानिकों को परिभाषित कैसे करें? परमाणु और परमाणु भार में, और कोई इसके अलावा कोई परिभाषा? समस्थानिक क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग हो। समस्थानिकों की परिभाषा में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये समस्थानिक जो होते हैं वो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसको तुम लोग भूलोगे और तुमने ध्यान ही नहीं दे रखा उस पर, वो ये है, समभारिक पढ़ेंगे हम, वो अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। एक कार्बन का हो गया, एक नाइट्रोजन का हो गया। समस्थानिकों में सबसे पहली चीज ये याद रखो कि ये एक ही तत्व के अलग अलग प्रकार के क्या हैं, परमाणु हैं। तो परिभाषा से आसान चीज हो जाएंगी। कैसे? एक ही तत्व के परमाणु है तो परमाणु क्रमांक तो ऑलरेडी क्या होगा, समान ही होगा। और परमाणु भार में भिन्नता तुम्हें दिख रही है यहां पे, समझिए बात। तो नीचे लिख दो, लिखिए एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार में भिन्नता होती है, उन्हें उस तत्व के समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, अब एक और चीज देखो, समस्थानिकों का परमाणु भार क्या है, अलग है, लेकिन परमाणु भार में भिन्नता आई किससे है? प्रोटॉन तो सबके अंदर सेम है, कौन भिन्नता लाता है? न्यूट्रॉन। समझिए बात। तो समस्थानिक जो होते हैं उनमें प्रोटॉन तो समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार में भिन्नता किनके कारण आती है? न्यूट्रॉन के कारण। नीचे लिखो, समस्थानिकों में, समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण,
न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण इनके परमाणु भार भिन्न होते हैं। यदि, नेक्स्ट लाइन से लिखना, यदि इन परमाणुओं में, सॉरी ऐसे लिखो, यदि समस्थानिकों के परमाणुओं में या समस्थानिक परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से अधिक है, यदि समस्थानिक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक है तो N/P सिद्धांत के अनुसार ये समस्थानिक परमाणु अस्थायी होते हैं और ये रेडियो सक्रियता दर्शाते हैं। रेडियो सक्रियता क्या होती है ये हम आगे समझेंगे, आगे लिखेंगे। अभी बताई थी मैंने, यहां पर अभी तक हमने परिभाषित नहीं की है। ठीक है भाई। अब आप कहां तक आपने छाप दिया था? यहां तक बना लिया था? तो अब इसके नीचे ये बनाओ आप, ये इसके उदाहरण है समस्थानिकों के, लिख दो। नेक्स्ट लिखो, द्रव्यमान ऊर्जा सापेक्षिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये एग्जाम्पल लिखना चाहो तो ये भी उतार दो फटाफट, यूरेनियम वाला। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग डालो, द्रव्यमान ऊर्जा सापेक्षिकता का सिद्धांत। और लिखना शुरू करो। लिखना, अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार, अरे लिख लो, बोला मत करो, मैं रुक जाऊंगा, मैं कहीं भाग नहीं रहा। मुझे पता है, मैं रिपीट करता हूं 2-2 3-3 बार। लिखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान एवं ऊर्जा अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान एवं ऊर्जा परस्पर संबंधित होती हैं। द्रव्यमान एवं ऊर्जा परस्पर संबंधित होती हैं। ये स्वतंत्र भौतिक राशि हैं। ये दोनों, लिखिए, ये दोनों स्वतंत्र भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ये दोनों स्वतंत्र भौतिक राशियां हैं, परंतु द्रव्यमान एवं ऊर्जा में तुल्यता, इक्विवेलेंट, द्रव्यमान एवं ऊर्जा में तुल्यता यानी इक्विवेलेंट, तुल्यता पाई जाती है।
यदि किसी यदि किसी यदि किसी निकाय, निकाय का मतलब होता है बॉडी, वस्तु, यदि किसी निकाय के लिए, यदि किसी निकाय के लिए द्रव्यमान क्षति होती है, द्रव्यमान क्षति होती है, मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति होती है, तो यह ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। द्रव्यमान क्षति होती है तो यह ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इसे द्रव्यमान ऊर्जा सापेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। इसे द्रव्यमान ऊर्जा सापेक्षिकता का सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, पैराग्राफ चेंज करके। आइंस्टीन के अनुसार यदि किसी अभिक्रिया में m किलोग्राम यदि किसी अभिक्रिया में m किलोग्राम द्रव्यमान की क्षति होती है, तो इससे उत्सर्जित ऊर्जा का मान E इक्वल टू MC स्क्वायर से निकाला जा सकता है। ठीक है, बस। अब यहां से आगे, ये तो हो गई बात सारी स्थायित्व और अस्थायित्व की, ऊर्जा कैसे निकलती है, क्या है। अब आप हेडिंग डालो रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता जिसे कहते हैं हम रेडियो एक्टिविटी, और या फिर इसी को कहते हैं हम रेडियो धर्मिता। दोनों शब्द एक ही हैं, रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता। सब कुछ आपको समझाया हुआ है। रेडियो सक्रियता क्या होती है, अस्थायी नाभिक होंगे, मास डिफेक्ट होगा तो किस में बदलेगा, ऊर्जा में। ऊर्जा किसके रूप में निकलेगी, अल्फा बीटा गामा में। यहाँ से आगे की जो कहानी है, अल्फा बीटा गामा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यही क्या कहलाती है, रेडियो सक्रियता कहलाती है। रेडियो सक्रियता का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की। रेडियो सक्रियता पर अध्ययन तो सबने किया है, रदरफोर्ड ने भी किया है, मैडम क्यूरी ने भी किया है, मैडम क्यूरी के हस्बैंड थे पियरे क्यूरी, उन्होंने भी किया है। लेकिन सबसे पहले जो अध्ययन किया, जिसने बताया, वो थे हेनरी बैक्यूरेल। तो पहला पॉइंट आप लिखिए, सबसे पहले लिखना
लिख दो खोजकर्ता, डायरेक्ट लिख दो खोजकर्ता हेनरी बैक्यूरेल, खोजकर्ता हेनरी बैक्यूरेल, खोजकर्ता हेनरी बैक्यूरेल, और ब्रैकेट में लिखो 1896, 1896। हेनरी बैक्यूरेल ने कब की? 1896 में। लिखना जिन तत्वों के परमाणुओं, जिन तत्वों के परमाणुओं, जिन तत्वों के परमाणुओं के नाभिक, जिन तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में, नाभिक में दो प्रोटॉनों के मध्य, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल प्रतिकर्षण बल अर्थात विरूपणकारी बल, अर्थात विरूपणकारी बल, विरूपणकारी बल नाभिकीय कणों के आकर्षण बल से, नाभिकीय कणों के आकर्षण बल से आकर्षण बल से अधिक होता है, अधिक होता है। वो नाभिक, वो नाभिक अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं और द्रव्यमान क्षति के कारण, और द्रव्यमान क्षति के कारण लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं, लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना हेनरी बैक्यूरेल के अनुसार, हेनरी बैक्यूरेल के अनुसार हेनरी बैक्यूरेल के अनुसार ऐसे नाविकों, ऐसे नाविकों के विघटन से, विघटन से उच्च ऊर्जा विकिरणों, हाई एनर्जी रेडिएशंस, उच्च ऊर्जा विकिरणों जैसे, जैसे कि क्या लिखेंगे? अल्फा, बीटा, गामा, उच्च ऊर्जा विकिरणों जैसे अल्फा, बीटा, गामा आदि का उत्सर्जन होता है, और ऐसे परमाणुओं वाले तत्व, और ऐसे परमाणुओं वाले तत्व ऐसे परमाणुओं वाले तत्व रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय या रेडियो धर्मी कहलाते हैं, रेडियो सक्रिय या रेडियो धर्मी कहलाते हैं तथा इस प्रक्रिया को, तथा इस प्रक्रिया को रेडियो सक्रियता, इस प्रक्रिया को रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता
कहा जाता है? रेडियो सक्रियता या रेडियोधर्मिता कहा जाता है। ठीक है भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? वही बात जो हम कर रहे हैं, वही कंसेप्ट है सारा। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखना, हेनरी बैकुरेल के द्वारा सर्वप्रथम, हेनरी बैकुरेल के द्वारा सर्वप्रथम, हेनरी बैकुरेल के द्वारा सर्वप्रथम यूरेनियम, यूरेनियम की रेडियो सक्रियता की खोज की गई। यूरेनियम की रेडियो सक्रियता की खोज की गई। समझ रहे? यूरेनियम रेडियो सक्रिय पदार्थ है या नहीं, ये किसने बताया? बैकुरेल ने। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखो। इसके बाद मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी के द्वारा, मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी के द्वारा रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की खोज की गई। रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की खोज की गई। इन दोनों ने मिलके की थी, इन दोनों ने मिलके की थी, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, लेकिन मैडम थोड़ी एडवांस निकली। कैसे? मैडम ने इसके बाद एक और रेडियो सक्रिय पदार्थ खोजा जिसका नाम क्या था? पोलोनियम। एक्चुअल में मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी जिस देश की रहने वाली हैं उसका नाम है पोलैंड। पहले इसको पोलैंड बोलते थे देश का नाम। तो पोलैंड जो है वहां की रहने वाली थी, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ का नाम क्या रख दिया इन्होंने? पोलोनियम। पोलोनियम की एक खास बात है कि ये आवर्त सारणी में सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं ना, पोलोनियम के 10 से ज्यादा होते हैं, 10 से भी ज्यादा क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। तो नीचे लिखो, इसके बाद मैडम क्यूरी के द्वारा, इसके बाद मैडम क्यूरी के द्वारा एक और रेडियो सक्रिय तत्व खोजा गया। एक और रेडियो सक्रिय तत्व खोजा गया। क्या है? पोलोनियम। ठीक है, और देखिए दुनिया की, लिखना चाहो तो लिख लो, दुनिया की एकमात्र फैमिली है ये जिसमें हस्बैंड वाइफ और बेटी है इनकी, उसको भी नोबेल प्राइज मिला है। तीनों को नोबेल प्राइज मिले और माँ को तो 2 बार मिला है। मैडम क्यूरी जो है उसको कितनी बार मिला है? 2 बार। बहुत बड़ी बात है। अब यहां पर एक परिभाषा लिखेंगे आप, डिके रेट। अब देखो यहां से कहानी शुरू होती है। ये तो आपको समझ में आ गया कि नाभिक का क्या होगा। अगर नाभिक, ये नाभिक है और मान लो अगर ये नाभिक अस्थाई है, कैसा है? अस्थाई। ये नाभिक अस्थाई है तो डेफिनेटली इसमें से
इसका क्या हो रहा होगा, मास डिफेक्ट, यानी इसमें से मास की क्या हो रही होगी, कमी हो रही होगी, क्षति हो रही होगी, और उससे अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस क्या हो रही होंगी, बाहर आ रही होंगी। ठीक है, अब हमें यहाँ ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, ये पता लगाओ कि जो अस्थायी नाभिक वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें से किन का विघटन जल्दी होता है और किन का देर से होता है। ये अल्फा बीटा गामा तो ये पक्की बात है निकलेंगे, लेकिन एक में तो ये है कि मास डिफेक्ट बहुत तेजी से हो रहा है, एक में बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो पता करो, तो इसका पता जब लगेगा जब आपको ये पता होगा कि डिके रेट क्या होती है, क्षय दर क्या होती है। तो लिखो, लिखना रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्रव्यमान क्षति के कारण, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्रव्यमान क्षति के कारण, द्रव्यमान क्षति के कारण उच्च ऊर्जा विकिरणों, हाई एनर्जी रेडिएशंस, उच्च ऊर्जा विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, उत्सर्जन करते रहते हैं, करते रहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, जिस दर से, जिस दर से, जिस दर से किसी पदार्थ के नाभिक का, किसी पदार्थ के नाभिक का विघटन होता है, जिस दर से किसी पदार्थ के नाभिक का विघटन होता है उसे उस पदार्थ की क्षय दर या डिके रेट कहा जाता है, या डिके रेट कहा जाता है। क्षय दर या डिके रेट, डिके रेट इंग्लिश में लिख देना, कहा जाता है। और लिखना इसका मात्रक, मात्रक बैकुरेल साहब ने अपने नाम पर ही रखा, बोले मेरे नाम से ही याद रखना। क्षय दर यानी डिके रेट का जो मात्रक होगा वो किस में निकलेगा, बैकुरेल। लिखना इसका मात्रक बैकुरेल होता है, इसका मात्रक बैकुरेल होता है। वैज्ञानिक का नाम जो अभी लिखाया था तुम्हें, ऊंट की तरह गर्दन मत दिखाओ मेरी तरफ, बैकुरेल होता है। ठीक है, अब यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे, देखो क्षय दर बराबर क्या हो गया कि मास डिफेक्ट, विघटन जिस दर से, मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान क्षति अपॉन समय, लेकिन इसका मात्रक क्या होगा, बैकुरेल। तो एक बैकुरेल, लिखते जाओ साथ साथ, अलग से नहीं है, लिखो एक बैकुरेल बराबर जितना क्षय हुआ है और जितना समय लगा है, सेकंड, एक सेकंड में जितना क्षय हुआ है उसको देख लो, क्षय एक सेकंड में जितना विघटन होगा वो क्या कहलाएगा, एक बैकुरेल। और बैकुरेल छोटा मात्रक है, कैसा है, छोटा। इसके बड़े मात्रक कौन से हैं, इसके बड़े मात्रक हैं रदरफोर्ड, क्यूरी, वो भी वैज्ञानिकों के नाम पर हैं। लिख दो, आगे ये भी लिखना है आपको, लिखना बैकुरेल छोटा मात्रक है, बैकुरेल छोटा मात्रक है
इसके बड़े मात्रक रदरफोर्ड तथा क्यूरी होते हैं। और देखिए कैसे संबंध है, पूछा जा सकता है। एक रदरफोर्ड में देखो कितने बैक्यूरेल हैं। एक रदरफोर्ड बराबर 10⁶, ये इसका फॉर्मूला होता है 6 प्रति सेकंड। और 6 प्रति सेकंड को हमने क्या लिखा था, बैक्यूरेल। तो क्या हो गए 10⁶ बैक्यूरेल। तो लिख दो एक रदरफोर्ड बराबर 10⁶ बैक्यूरेल होते हैं। लिख लिया। इसी प्रकार एक क्यूरी बराबर अगर निकाले जाएं 3.62 इंटू 10⁻10 बैक्यूरेल होते हैं। ठीक है। चलिए अब होगा ये कि ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है, और इसमें लगातार मास डिफेक्ट हो रहा है और इसमें से अल्फा बीटा गामा निकल रहे हैं। और आपने इसकी डिके रेट भी निकाल ली है कि विघटन की दर क्या है। ठीक है साहब, कि इकाई समय में कितना विघटन हो रहा है वो भी निकाल लिया आपने। अब एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये डिके रेट चलती रहेगी और इस परमाणु के जो नाभिक हैं, भाई इस एक परमाणु में तो एक ही नाभिक है, लेकिन मान लो आपने जो पदार्थ लिया है, मान लो चट्टानों के नीचे यूरेनियम दबा पड़ा है। यूरेनियम में जैसे मान लो 1000 टन 2000 टन मात्रा तो खूब है। अब 1000-2000 टन यूरेनियम में परमाणु कितने होंगे, अनगिनत है, जिनको आप काउंट क्या करेंगे, कर नहीं सकते। फिर उनके अंदर क्या है, नाभिक है। सबके अंदर क्या है, नाभिक है, तो नाभिक भी अनगिनत है। तो अब उन नाभिकों का क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। नाभिकों का विघटन हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि नाभिक का आधा विघटन हो जाएगा। जितना वजन था नाभिक का उसमें से आधा क्या हो गया, ऐसे। या फिर मैं इसको ऐसे कहूं कि किसी पदार्थ का विघटन हो रहा है और विघटन होते होते उसके परमाणुओं की संख्या आधी रह गई है। उसके परमाणु जो हैं वो कितने रह गए हैं, आधे रह गए। जितने थे ना उसमें से कितने रह गए, आधे रह गए। तो जितने समय में विघटन के द्वारा परमाणुओं किसी पदार्थ के परमाणुओं की संख्या आधी रह जाती है, उसी को कहते हैं उसकी अर्धायु। क्या कहते हैं, अर्धायु, हाफ एज। लिखो परिभाषा नेक्स्ट, अर्धायु, हाफ एज। अर्ध आयु, हाफ एज। लिखो भाई, लिखो किसी रेडियोधर्मी पदार्थ के लिए
किसी रेडियोधर्मी पदार्थ के लिए वह समय अंतराल जिसमें उपस्थित परमाणुओं की आधी संख्या विघटित हो जाती है, उपस्थित परमाणुओं की आधी संख्या विघटित हो जाती है, उसे उस पदार्थ की अर्ध आयु कहा जाता है। उस पदार्थ की अर्ध आयु कहा जाता है। ठीक है, नीचे लिखना, चूंकि लिखिए, चूंकि अलग अलग पदार्थों या तत्वों के नाभिकों के विघटन की दर, नाभिकों के विघटन की दर भी अलग अलग होती है। नाभिकों के विघटन की दर अलग अलग होती है। भी काट देना यहां से, भी को उड़ा दो। हाँ, नाभिक के विघटन की दर अलग अलग होती है, अतः इनकी अर्ध आयु में भी भिन्नता पाई जाती है। इनकी अर्ध आयु में भी भिन्नता पाई जाती है। तो सीधी सी बात है भाई, परमाणुओं के जो नाभिक हैं उनका विघटन हो रहा है, विघटन होने से परमाणुओं की संख्या घटती जा रही है। जितने समय में घटकर आधी रह गई वो क्या कहलाएगी? अर्धायु। अब डिपेंड करेगा कि कौन सा नाभिक कितनी तेजी से टूट रहा है, और कौन सा नाभिक तेजी से टूटेगा, कौन सा नाभिक धीरे टूटेगा, ये डिपेंड करेगा रेडियो सक्रियता कितनी है। भाई N/P की वैल्यू निकाल लो, जिसमें बहुत ज्यादा आ रही है ना, इसका मतलब वहां बैलेंस खराब है, और वहां पर अस्थायित्व तो ज्यादा है, वहां पर अल्फा बीटा गामा ज्यादा निकलेंगे, इसका मतलब उसका मास डिफेक्ट ज्यादा हो रहा है और वो जल्दी टूटेगा। और जिनका धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, किसी की अर्धायु हो सकता है विघटन तेजी से हो रहा है लेकिन फिर भी अर्धायु जो है उसकी क्या हो, बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और किसी की क्या हो, कम हो। तो कुल मिलाकर बात यह है, आप उस पर तो छोड़ो कि किसका वो है किसका चीज है, आप इतना याद रखो कि विघटन हो रहा है, मास डिफेक्ट हो रहा है, मास डिफेक्ट के कारण परमाणु की संख्या क्या रहेगी? आधी रहेगी, और ये विघटन की जो दर है उसके अकॉर्डिंग इनका समय भी क्या होगा? अलग अलग होता है। अब हम कुछ परमाणुओं के, तत्वों के परमाणुओं के क्या लिखेंगे? हाफ एज लिखेंगे, अर्धायु लिखेंगे कि किसकी ज्यादा होती है किसकी कम। लिखो, जिसको जरा भी शंका हो, पढ़ने की बिल्कुल इच्छा मान लो थोड़ी बहुत भी कम हो रही हो, वो तुरंत उठ के चुपचाप निकल जाए। मुझसे ये कहने की जरूरत नहीं है, कल मैं जब मुझे छोड़नी होगी क्लास में छोड़ दूंगा, तो प्लीज डिस्टर्ब नहीं करें बीच में, ठीक है, और नहीं तो मैं बेइज्जत करके निकालूंगा उसको। हाँ, वास्तव में ही खतरनाक हूं, तुम गलत समझते हो। लिखो आगे। हाँ, लिखिए, रेडियम की अर्धायु, एक एक करके लिखते जाना। रेडियम जो अभी बताया था हमने, किसने खोजा था? मैडम को बड़ा याद रखते हो तुम। रेडियम लिखो, 1950 वर्ष, 1950 वर्ष। यानी अगर रेडियम जमीन के अंदर कहीं दबा हुआ है तो अपने आप 1950 वर्ष में उसके परमाणु कितने रह जाएंगे?
आधे। नेक्स्ट लिखो पोलोनियम, नेक्स्ट लिखो पोलोनियम। पोलोनियम लिख लो, मारूंगा नहीं खींच के। लिखो 1 × 10⁻⁻⁴, 1 × 10⁻⁻⁴ सेकंड। मात्र इतने सेकंड में क्या होता है? तो इसका मतलब बहुत ज्यादा अस्थायी है ये, बनेगा बिगड़ेगा टूटेगा ऐसे चलता रहेगा। नेक्स्ट लिखो कार्बन 14। कार्बन का समस्थानिक है ना 14, कार्बन 14 लिखो कितनी होती है? 5570 वर्ष, 5570 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखेंगे यूरेनियम 238। अब आएगा मजा, देखो 456 करोड़ वर्ष, 456 करोड़ वर्ष। ठीक है, और देखो थोरियम, थोरियम TH, थोरियम की अर्ध आयु कितनी है? देख नहीं पाओगे तुम लोग। 1.4 × 10⁻18 ईयर, 10 की घात 18 साल।